नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे। दुनिया में महंगाई और मंदी की आशंका को लेकर त्राहिमाम मचा है। श्रीलंका में जनता का आक्रोश देखने के बाद कई देश सकते में हैं। ऐसे दौर में भारत की अर्थव्यवस्था क्या करवट लेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, इस ज्वलंत मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर और जाने माने भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी साथ हैं। आपका स्वागत है सर। मुझे खुशी है आपके साथ बात करने में पीयूष। मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि 2014 से सरकार द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों और सुधारों में आप शामिल रहे हैं। जैम, जनधन, आधार, प्राइवेटाइजेशन, जीएसटी समेत अन्य सुधार। ये सुधार मौजूदा हालात में कितने महत्वपूर्ण हैं और तब इन पर सरकार के लिए निर्णय लेना कितना कठिन था? ये जो सारे आपने रिफॉर्म्स गिनवाए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस विषय पर मैं खुद जो है करीब करीब 15 साल या 20 साल से लिख रहा था और पिछली सरकारों ने भी कदम उठाने की कोशिश की पर वो इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस सरकार ने ऐसा किया तो कदम मुश्किल था। सभी जीएसटी की बात करें या हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें, लेबर लॉस की बात करें, कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं 2014 के बाद इस सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं। सभी मुश्किल थे। सबका बड़ा अधिक असर होने वाला है अर्थव्यवस्था पर आगे चलकर। कुछ का असर हमें भी देखने को मिल रहा है, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और जीएसटी। इन दो रिफॉर्म्स का असर हम अभी से देख पा रहे हैं, पर पूरा असर इनका भी जो है आगे चलकर होगा। लेबर लॉस तो अभी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी इन्फॉर्म नहीं हुए हैं, नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो उसका असर अब आगे चलने को आगे चलकर हमें देखने को मिलेगा। सभी इन्हीं रिफॉर्म्स के बदौलत में मेरा मानना यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले जो है करीब 2 दशकों तक 7 से 8% के बीच की गति से आगे बढ़ेगी। जी, मेरा दूसरा सवाल बहुत अहम है क्योंकि भारत के लिए जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण सुधार माना गया है और विपक्ष कह रहा है कि जीएसटी की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, जबकि सरकार का ये कहना है कि चीज़ों पर टैक्स अब कम लग रहा है। जीएसटी व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपना इसमें राय बताएं हमें जरा। हाँ, मेरा मत इसमें ये है कि कुछ सुधार बाकी हैं भी जीएसटी में, क्योंकि अभी भी काफी टैक्स रेट्स काफी ज्यादा हैं। 3 या 4 करीब 4 अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, तो उनको कम करके 2 पे लाना चाहिए। पर वो एक अलग मसला है जो जिस तरीके की वाद विवाद चल रहा है, जो आपने अभी बताया, उससे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। वो 2 कारणों से कि पहली बात तो ये है कि जो इन्फ्लेशन अभी अगर है, वैसे तो खैर अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे देश का इन्फ्लेशन 7% पर कोई बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि हमारा तो टॉलरेंस लेवल जो है हमारे इन्फ्लेशन टारगेट के अनुसार हमारी जो मीडियन रेट है 4% की है, पर उसमें 2% ऊपर या 2% नीचे टॉलरेंस लेवल माना जाता है। तो 6% तक तो हम टॉलरेंस लेवल में आते ही हैं और हमारा 7% है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उसको हम जैसे अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका का तो टारगेट लेवल 2% होता है और इन्फ्लेशन इस वक्त करीब 9% चल रहा है। जी। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतना अधिक नहीं है हमारा इन्फ्लेशन, हालांकि 6 से ऊपर है, तो उसको नीचे लाना होगा। 6% है ना। जहां तक जो टैक्स रेट्स के बारे में आप कह रहे हैं कि करने से, मेरा अपना मानना यह है कि आखिरकार जो है देश के नागरिकों को टैक्स देना चाहिए। कुछ न कुछ भागीदारी जो है नागरिकों की होनी चाहिए टैक्स देने में। तो मेरे आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो असल में हमें जीएसटी को और भी ब्रॉड बेस्ड करना जरूरी है। यानी कि अगर हम देखें तो कम से कम जो सीपीआई, हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आइटम्स आते हैं
उनमें से 50% अभी भी जो है टैक्स नेट के बाहर है, वो जीएसटी में नहीं है। जी जी उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है, पर उन्हें हमें इंक्लूड करना चाहिए, चाहे चाहे लो टैक्स रेट लगाएं उस पर उनको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जी अल्टीमेटली हमारे यहाँ कोई इनकम टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं। अगर जी देखें तो 3-4% से ज्यादा जी जो है हमारे नागरिक इनकम टैक्स नहीं देते, सिर्फ 3-4% लोग ही देते हैं। जी तो ऐसे में अगर टैक्स में भागीदारी लेनी है सबकी, तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी ही एक रास्ता रह जाता है। जी तो ये हमें करना चाहिए। और मैं नहीं समझता है कि इसकी वजह से कोई इन्फ्लेशन हो रहा है। जी इन्फ्लेशन के कारण बिल्कुल अलग हैं। जी विश्व के अंदर जो ऑयल्स हैं सर, मैं उस पर भी आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। हाँ मैं अब हाँ इस पर आता हूँ कि समावेशी जो विकास है, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, और दुनिया भर में जो मंदी छा रही है, इसके बीच में हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको बेहतर रखने के लिए सरकार को क्या ज़रूरी कदम उठाने के लिए आप सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसा बड़ा अर्थशास्त्री अगर कोई सुझाव देगा तो वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ। तो कई चीजें जो हमने ऑलरेडी की हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, जी जैसे लेबर लॉस के बारे में मैंने कहा था, उसको जी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी नहीं दिए गए हैं वो देने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें बड़ा जोर रखना चाहिए। जी तो जहां तक संभव हो सके, जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसको जितना ज्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ले जा सकें, वो कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए। जी कुछ आर्थिक सुधार अभी बाकी हैं आने वाले समय में, जैसे प्राइवेटाइजेशन, जी बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। जी अभी करीब 12 बैंक्स जो हैं हमारे पब्लिक सेक्टर में हैं, उनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा चल रहा है, इसलिए जी उसको ठीक है, उसको हम पब्लिक सेक्टर में छोड़ दें। बाकी 11 को मैं समझता हूँ कि एक एक करके हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए। जी इसी तरह दूसरे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, कई सरकार ने एक इस पेशे में नीति भी दे दी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। जी तो उस नीति को फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए पूरे विगर के साथ। जी हमारे एजुकेशन में भी रिफॉर्म करने हैं, जी हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में। जी तो इन सब सुधारों को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना इमीडिएटली। हाल ही में क्या करना चाहिए, क्योंकि विश्व में स्टैगफ्लेशन की स्थिति कुछ बनी हुई है इस वक्त। हम्म। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो जी मैं समझता हूँ कि स्टेबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं, हम्म वो भी जरूरी है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक तो एक्सचेंज रेट का अच्छा थोड़ा डिप्रिसिएशन होने देना चाहिए रुपए का, जी क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम्म हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स पर कुछ लगाम लगे। जी क्योंकि इंपोर्ट्स में अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए जी काफी इंपोर्ट बिल बढ़ा हमारा बढ़ रहा है। तो उन दोनों के लिए जो है, एक तो एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन होना जरूरी है। हम्म तो जो अभी हुआ है, आरबीआई ने किया है कि 80 रुपए तक करीब चला गया है रुपया, तो बिल्कुल हम्म सही किया है। जी मनी सप्लाई को हमें अब कम करना पड़ेगा। तो शायद आगे चल के भी अभी हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ानी पड़े। जी हालांकि उसमें अभी वेट एंड वॉच वाली बात है कि इन्फ्लेशन अगले जो फिगर्स आते हैं अगले महीने के, वो कैसे दिखते हैं। और सरकार को फिस्कल कंसोलिडेशन शुरू करना पड़ेगा, जी क्योंकि जी फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। ये डेफिसिट्स हमारे काफी बढ़े थे कोविड के दौरान, जी पर अब हमें फिर से इसको कंसोलिडेशन की तरफ जैसा ले कि जाना सर होगा। आपने जिक्र किया कोरोना का, तो कोरोना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने क्या वाकई दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है? इस प्रभाव को कम किया जा सकता है अगर विकसित और विकासशील देश एकजुट होकर कदम बढ़ाएं। आपकी क्या राय है इस पर? निश्चित रूप से असर पड़ा है, बहुत भारी असर पड़ा है असल में इसका। अगर आप देखें तो जो है ऑलरेडी, मतलब इसको हम कई बार कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स, जो बहुत ही एक्सेप्शनल, कभी कभी ऐसे वाकये होते हैं। तो कोविड इस तरीके का एक ब्लैक स्वान इवेंट था। और इसी तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर भी एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ। तो एक के बाद एक दो मतलब एक के होने की संभावना ही बहुत कम होती है, तो दो एक साथ इस तरीके के इवेंट हो जाएं, इसकी जी संभावना तो बहुत ही कम होती है। तो इसका असर पड़ा। हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस, कई सारे जो दूसरे मिनरल्स हैं उनकी प्राइसेस पर असर पड़ा। कई सीरियल्स की प्राइसेस, जैसे वीट, और वीट का बड़ा एक्सपोर्ट करते थे ये देश दोनों, यूक्रेन और रूस, तो उसका भी बड़ा असर पड़ा।
तो निश्चित रूप से इसने इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया है, और फिर सप्लाई चेन्स भी डिस्ट्रप्शन में फिर एडिशन हुआ इसमें। तो सभी तरीके से इसमें नुकसान हुआ है। तो अब इसमें अगर राष्ट्र कोऑपरेट करना चाहें तो जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनका थोड़ा कोऑर्डिनेशन बेटर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोऑर्डिनेशन अक्सर बहुत मुश्किल होता है। जी एंड अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि हर राष्ट्र को अपने ही कदम उठाने पड़ते हैं, तो शायद हमें भी ऐसा ही करना पड़े। जो देश बहुत मुश्किल में हैं, जैसे श्रीलंका हुआ या पाकिस्तान का हुआ, तो उसमें जरूर जो है हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता में आगे आ सकते हैं, और वो उनको आना ही पड़ेगा। जी जी सर, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरे संकट से जूझ रही है? महंगाई और तेजी से गिरते रुपए से निपटने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा जो कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वो मजबूत कदम है? मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इस विषय में काम किया है, बहुत संतुलन रखा है इसमें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को ही बैलेंस करके चलना होता है। तो इस समय हमारा बैलेंस बिल्कुल ठीक रहा है, क्योंकि कोविड के समय अगर आप देखते तो अर्थव्यवस्था को बड़ी गहरी चोट लगने की संभावना थी, और सही मायने में देखा जाए तो पहले साल में जो है 2021 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उसमें करीब 6.6% की गिरावट रही जीडीपी में। तो काफी ज्यादा गिरावट आई थी। तो इसको वापस लाने के लिए जो है मॉनेटरी एक्सपेंशन की भी जरूरत थी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, और फिस्कल एक्सपेंशन की भी जरूरत थी, तो वो भी सरकार ने किया। और खास तौर से जो गरीब हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन है, बल्कि काफी ऑलमोस्ट जो है 80 करोड़ लोगों को सरकार ने मुफ्त खाना भी जो है फूड ग्रेन वो दिया। क्योंकि आम राशन तो 5 किलो का होता है, पर 10 किलो किया गया, तो 10 किलो करीब हमारा जो है राशन जनरली, अगर आप कंजम्पशन फिगर देखें हमारे, तो करीब 10 किलो ग्रेन ही कंज्यूम करते हैं। तो करीब 80 करोड़ लोगों को हमने ये दिया है। सो ये सब बिल्कुल सही कदम थे। इसी वजह से आप अगर देखें, पर हमने इससे ज्यादा फिस्कल एक्सपेंशन नहीं किया। अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, बहुत सारे दूसरे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को भी देखें, तो एक्सपेंशन ज्यादा किया, तो उसकी वजह से वहां पर इन देशों में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ फिर भी कंटेन रहा है। जी। तो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा किया है इन्होंने, और अब जो अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने रुपए की गिरावट की बात की, तो वो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो बाहर से हमारा सामान आता है, स्पेशली हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का होता है, और ऑयल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, $120-30 पर बैरल के करीब चली गई थी। अब थोड़ी कम हो गई है, पर फिर भी अभी भी बहुत एलिवेटेड है। तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। एक्सपोर्ट्स का बढ़ना जरूरी है, उसको पे करने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट को ज्यादा नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए रुपए का गिरना बिल्कुल सही है इस वक्त, और रुपए के गिरने से ये भी होगा कि जीडीपी को सहायता मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट घटेंगे। अच्छा, तो दोनों के लिए जो है डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ेगा, तो ये जीडीपी को भी हेल्प करता है। तो इसलिए रुपए की गिरावट से हमें, और एक बात ये भी बता दूं आपको कि दूसरे देशों के मुकाबले में रुपए इतना नहीं गिरा है। अगर यूरोपियन यूनियन यूरो को देखें, यूरो करीब 11-12% गिरा है, रुपया तो सिर्फ 6% गिरा है। इवन चाइना का जो करेंसी है, चीन की जो करेंसी है रेनमिनबी, युआन, वो हमसे ज्यादा गिरा है। तो इससे क्या होता है कि अगर वो ज्यादा गिरे हैं हमसे, रुपए से अगर ज्यादा गिरी हैं ये करेंसीज, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो सामान है, वो विश्व मार्केट में जो है वो अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। तो हमें कम्पीट करना जरूरी है। इसलिए इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि रुपये को थोड़ा और डिप्रिशिएट होने देना चाहिए, रुपये को और थोड़ा और गिरने देना चाहिए, जिससे कि हमारा सामान कम्पिटिटिव बने। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी, ये जो बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में दिया गया, आप उससे सहमत हैं? और एक सर्वेक्षण भी अभी हाल ही में सामने आया, उसमें ये दावा किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यूं थोड़ा फर्क तो पड़ सकता है इस दृष्टि से कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से बढ़ती है तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी सहायता मिलती है, निश्चित रूप से। पर मोटे रूप में अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कई जो हमारे खास तौर से पड़ोसी मुल्क हैं उनके मुकाबले में, पर अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में भी अगर जी। अमेरिका देखा जाए तो टेक्निकली अमेरिका अब रिसेशन में है इस वक्त। हम्म। दो क्वार्टर में जब कंटिन्यूअसली अगर जीडीपी गिर जाता है तो अमेरिका में ये रिसेशन माना जाता है। अच्छा। पर हमारी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम 7 से 8% ग्रो करेंगे। हम्म। पिछले साल भी हमने जो है 21-22 का वर्ष जो खत्म हुआ है उसमें हम करीब 8.6% की गति से बढ़े थे। जी। और अब अगले आने वाले जो साल चल रहा है 22-23, उसमें हम्म। भी हम 7 से 8% के बीच बढ़ेंगे। हम्म। तो किसी रिसेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। अच्छा। बल्कि हमारी ग्रोथ रोबस्ट है। और हम्म। मेरा ऑप्टिमिज्म कई अगर खैर आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। वो जो अपनी फोरकास्ट देते हैं जी। एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का, जी। वो भी करीब करीब यही है। अच्छा सर, लेकिन जो भारत है वो एक गरीब देश माना जाता है, गरीब क्या विकासशील देश है, और यहाँ पर गरीबों की संख्या बड़ी तादाद में है। आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो गरीबों की है। तो अगर थोड़ा बहुत भी प्रभाव पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? आपकी क्या राय होगी इस पर? हाँ, पर इसमें पीयूष हमने जो है जी। पिछले कई सालों में हालांकि मोदी सरकार में और भी ज्यादा किया गया, पर उसके पहले से भी पिछले सरकारों को भी अगर लिया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार या मनमोहन सिंह जी की सरकार देखा जाए, तो हमारा देश जो है एक डेमोक्रेसी है। जी। और उसमें जो है कोई भी सरकार गरीबों को इग्नोर नहीं कर सकती। जी। तो इस वजह से हमारे देश में तो हमेशा जो है जो हम कहते हैं कि सोशल सेफ्टी नेट्स, उनको बिल्डअप किया ही गया है। जी। तो जी। जैसे भी हमारा ग्रोथ होने शुरू हुई, जी। और खास तौर से पिछले करीब 17-18 साल में अच्छी ग्रोथ हुई हमारी। हम्म। 2003-4 वर्ष से शुरू होकर हम्म। काफी अच्छी, करीब 7% से ऊपर ग्रोथ हमने की है। जी। तो इस दौरान में हमने सोशल सेफ्टी नेट्स को बहुत आगे बढ़ाया है, क्योंकि जी। पिछली सरकारों ने नरेगा को शुरू किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट को शुरू किया, पर फिर मोदी सरकार ने कई ये जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर शुरू किया, एलपीजी जो है पुअर हाउस होल्ड्स को देना शुरू किया, टॉयलेट्स की जो व्यवस्था की गई। अभी कोविड के दौरान जो है जैसा मैंने कहा पहले भी कि 80 करोड़ लोगों को जो है पूरा राशन जी। 10 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ जो है वो दिया ₹1, गया। ₹2 या ₹3 की कीमत पर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा गेहूं खरीद रहे हैं या चावल खरीद रहे हैं या कोर्स ग्रेन खरीद रहे हैं, उसके आधार पर इतनी सब्सिडाइज कीमतों पर दिया गया। यानी कि तो देश में हमारे यहाँ गरीबों जो को है, कोई परेशानी नहीं होगी, सरकार पूरी तरह से सजग है इस मामले में और पहले भी सजग रही है। सर, मेरा अंतिम निश्चित सवाल रूप है से, ये कि पूरी दुनिया में बेरोजगारों की संख्या 20-25 करोड़ होने का अनुमान है। भारत में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इस ओर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? निजी क्षेत्र इसमें किस तरह से अपना योगदान दे सकता है? हाँ पीयूष, इस बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, और मेरा ये मानना है कि हमारा जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की नहीं है। अगर आप बेरोजगारी के फिगर्स देखें, हमारे जी। सारे अच्छे सैंपल सर्वे होते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। तो उसमें ये फिगर करीब 4-4.25% से ऊपर नहीं है। जी। और विश्व में भी करीब ये फिगर इतना ही रहता है। अगर अमेरिका के फिगर्स देखें तो 4% से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जाती ही नहीं है। जी। सो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि गरीबी अगर है तो सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जी। आखिरकार सबको खाने पीने का इंतजाम करना ही होता है, तो हमारे यहाँ सब लोग काम तो करते हैं। पर हमारी समस्या बड़ी ये है कि मैं जो अंग्रेजी में कहते हैं उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट की है, कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है वर्क की। जी। तो उसकी वजह से जो इनकम होती है उस काम करने से, 8 घंटे 10 घंटे जो है इंसान काम करता है, हम्म। उसमें जो आय होनी चाहिए वो आय बहुत कम है। तो जी। हमारे लिए जो है सबसे बड़ी चैलेंज ये है, और ये ऑन गोइंग 75 साल का ऑन गोइंग अच्छा। चैलेंज है मेरे अच्छा। हिसाब से, जी। कि जो इसमें ऐसे जॉब्स जिसमें अच्छे वेजेस मिले, अच्छी इनकम हो,
वो हम पूरी तरीके से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जी, और जी। खास तौर से अगर हम सारे सक्सेसफुल जो मुल्क हैं, जी, चाहे उसमें हम चीन को ले लें या उसके पहले कोरिया को ले लें, उसके पहले ताइवान को ले लें, सिंगापुर को ले लें, उनके मुकाबले में हमारे देश में जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जी, जी, ऐसे उद्योग जिनमें थोड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे अच्छे जॉब्स जो हैं क्रिएट हो सकें। जी। जैसे इसमें जो इंडस्ट्रीज आती हैं, अपैरल, हुँ, हुँ। क्लोथिंग की इंडस्ट्री जो हुँ, है, हुँ। फुटवेयर की इंडस्ट्री है, इसी तरीके से फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्री है, जी, सारे जो लाइट मैन्युफैक्चरर्स जिनको हम कहते हैं, जी, किचन वेयर सारा बनता है। बहुत सारी चीजें जो चीन ने 1980 के दशक में, 1990 के दशक में और 2000 के दशक में भी काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए, इन इंडस्ट्रीज में हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। जी। हमें इन इंडस्ट्रीज में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें थोड़े से निवेश करने पर भी हुँ, हुँ। बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। अब ठीक है जैसे सर। आप देखें, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में लगाएंगे आप, जी, तो तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देंगे और बहुत सारे कम जॉब्स क्रिएट होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। क्लोथिंग इंडस्ट्री है आपकी, उसमें आप लगाएंगे थोड़े से कुछ करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ही आप बहुत सारे जॉब जो हैं जी, मासेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए जी, कि ये इन इंडस्ट्रीज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जी, जो विश्व में जो एक्सपोर्ट होते हैं इन इंडस्ट्रीज में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हिस्से में आना चाहिए। जी, अब चीन में वेजेस बढ़ने के कारण चीन इन इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे क्विट कर रहा है ग्लोबल मार्केट से। जी, चीन के एक्सपोर्ट्स इन इंडस्ट्रीज में कम हो रहे हैं, हमें चीन की जगह वहां पर लेनी जी। चाहिए। ठीक है तो सर। उससे बहुत अच्छे जॉब्स हमारे यहाँ क्रिएट होंगे जी, और हमारी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी उसकी ठीक वजह है से। सर, ठीक है सर। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना देश के जाने-माने, बल्कि विश्व के जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में किसी भी तरह से मंदी नहीं आएगी। जो भारत सरकार का दावा है वो बिल्कुल सही है और देश अछूता रहेगा मंदी से। कोई भी संकट इस तरह का परेशान भारतीयों को नहीं करेगा।